हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है अगेन, जहाँ पर हम केवीएस, एनवीएस, DPSB, EMRS जैसे एग्जाम्स की हम तैयारी करा रहे हैं। और आज आपका सेकंड क्लास है। इससे पहले भी हमने आपको सेशन प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ पर हम बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जीव विज्ञान, पादप विज्ञान, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो टॉपिक था पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन का टॉपिक आज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, आज से समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करना है आज हमें। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि सर्वोत्तम होती है? बहुत ही सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन है। किस प्रकार की मृदा जो है वो कृषि के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शंस है चिकनी मृदा, सिल्ट, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी के साथ दोमट का मिश्रण, दोमट मृदा। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियरली यहां पर समझ में आ रहा होगा। तो किस प्रकार की मृदा सर्वोत्तम होती है कृषि के लिए? चलिए देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, दोमट मिट्टी। दोमट मृदा जो है वो कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। बहुत सिंपल सा आंसर था, लगा लीजिए टिक यहाँ पर ऑप्शन डी को। और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को भी अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किस समय लगभग पूर्ण रूप से रुक जाता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शंस देखते हैं। रात में, सुबह के समय, सायंकाल में से कोई नहीं। कहा जा रहा है किस समय में रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगभग पूर्ण रूप से रुक जाता है। ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपका बेस जो है वो आपका क्लियर रहे। और हमारा टॉपिक है पौधों में परिवहन। फ्रेंड्स, रात के समय रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगभग पूर्ण रूप से रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रात में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा तीव्र शुष्क अवस्थाओं में रंध्र को बंद करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस है पोटेशियम का बाहर आना, H+ आयन की हानि, एब्सिसिक अम्ल का बनना, इथाइलिन का बनना। तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा शुष्क अवस्थाओं में रंध्र को बंद करने के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से कौन सी क्रिया का होना आवश्यक है? यहां पर देखिए पोटेशियम आयन का बाहर आना ये बहुत ही आवश्यक है, तभी रंध्रों को बंद किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पोटेशियम आयन का बाहर आना। अगर आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। और फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर हमने आपके पीजीटी, टीजीटी हर तरह के क्वेश्चंस को लेकर आपका सीरीज बनाया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भरपूर मिलने वाले हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 35, रंध्रों का बंद होना प्रभावित होता है काइनेटिक अम्ल द्वारा, एब्सिसिक अम्ल द्वारा, जिब्रेलिक अम्ल द्वारा, IA अम्ल द्वारा। इसका फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड। नोट कर सकते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। तो रंध्रों का बंद होना किसके द्वारा प्रभावित होता है? क्लास का टाइम सुबह 9 बजे। डेली बायोलॉजी का जो टॉपिक है हम वहां पर करा रहे हैं MCQ सेशंस। आप जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितने टॉपिक को आप कवर कर पा रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है, उसका आप यहाँ पर
आप अपना एक टेस्ट कर सकते हो एमसीक्यू सीरीज के द्वारा। चलिए देखते हैं यहाँ पर रंध्रों का बंद होना किससे प्रभावित होता है। एब्सिसिक एसिड द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल द्वारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। रसारोहण के दौरान वाहिकाओं या वाहिनिकाओं में जल स्तंभ का टूटना एवं प्रभाजन सामान्यता किसके कारण नहीं होता। ऑप्शंस देखिए, निग्नीकृत मोटी भित्तियां, ससंजन तथा आसंजन, मंद गुरुत्वाकर्षण अभिकर्ष, बाष्पोत्सर्जन अभिकर्ष। थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। रसारोहण के दौरान वाहिनिकाओं में जल स्तंभ का टूटना एवं प्रभाजन सामान्यता किसके कारण नहीं होता पूछ रहा है। ये नहीं को आप ध्यान देंगे, नहीं बोला गया है, मतलब 3 ऑप्शन से आपके कारण ये हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन के कारण ऐसा नहीं होगा, वो आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा संसंजन तथा आसंजन के कारण ऐसा नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसके कारण ऐसा नहीं होता, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। चयनात्मक पारगम्य कला का उदाहरण है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया की कला, हरित लवक की कला, जीवद्रव्य कला। चयनात्मक पारगम्य कला का उदाहरण है। चयनात्मक पारगम्य कला का एग्जाम्पल क्या होगा? बिल्कुल जीव द्रव्य कला हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट फ्रेंड्स, जीव द्रव्य कला। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। आपका बिल्कुल थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, समझ के आंसर करना पड़ेगा। 2 संलग्न मतलब 2 कोशिका आपस में जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, ए और बी। तो इनमें से कोशिका ए का परासरण दाब है 10 वायुमंडल और स्फीति दाब है 7 वायुमंडल और विसरण दाब न्यूनता है 3 वायुमंडल। और कोशिका बी का परासरण दाब 8 वायुमंडल है, स्फीति दाब 3 वायुमंडल और विसरण दाब न्यूनता 5 वायुमंडल दाब। तो इसका क्या परिणाम होगा? समझिए क्वेश्चन को, इसका क्या परिणाम होगा। एंड अब ऑप्शन में आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन पहला है कोशिका बी से ए में जल की गति, जल की कोई गति नहीं होगी, दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा, दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा। कोशिका ए से बी में जल की गति। पढ़िए, समझिए और सोच समझ के आंसर कीजिए। चलिए क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स जितना हो सके, और जितने भी सारे आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जो भी यहाँ पे केवीएस एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। आप डेली यहाँ प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू सेशन का। और अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बताएंगे कि आपको इंग्लिश में चाहिए सेशन, हम कोशिश करेंगे आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश में सेशन अरेंज कर सके। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका ए से बी में जल की गति होगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। चालनी नलिका सदस्यों के द्वारा कार्बनिक विलयन के स्थानांतरण में क्या सहायक होता है या होते हैं?
ऑप्शन है मूल दाब तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, पी प्रोटीन, एक वाहक और एटीपी निहित संहति प्रवाह, कोशिका द्रव्य प्रवाह। चलिए आंसर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके AIPMT CBSE में आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, चालनी नलिका सदस्यों के द्वारा कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण में क्या सहायक होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक वाहक और एटीपी निहित संहति प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। सामान्यतः अचार को नमक तथा तेल के संतृप्त घोल में तथा मुरब्बा को सांद्र घोल में संरक्षित रखा जाता है, क्योंकि ये नरम बने रहते हैं, सूक्ष्म जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं, ये गल जाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार की क्रिया करने का क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम अचार को नमक तथा तेल के संतृप्त घोल में तथा मुरब्बा को सांद्र घोल में संरक्षित रखते हैं? और सभी को इसका आंसर पता भी है। इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव है वो जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे अचार खराब नहीं होता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। रंध्रों के नियंत्रण में किस धातु के आयन भाग लेते हैं? लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम। और ये क्वेश्चन लगभग हम 2 से 3 बार कर चुके हैं। सो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रंध्रों के नियंत्रण में किस धातु के आयन भाग लेते हैं? पोटेशियम। पोटेशियम का आयन भाग लेते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पौधों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन है केशिका जल, गुरुत्व जल, आर्द्रताग्राही जल, रासायनिक बंधित जल। पौधे के लिए किस प्रकार का जल उपयोगी है? क्वेश्चन को नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, आप अपना एक पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। सो पौधों के लिए केशिका जल उपयोगी है, ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 पौधों में वाष्पोत्सर्जन निम्न होता है जब, निम्न मतलब कम। सो ऑप्शन है वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, वायु वेग अधिक होता है, केशिका में जल की अधिकता होती है, वातावरणीय परिस्थितियां शुष्क होती हैं। पढ़िए ऑप्शंस और सोच समझ के आंसर कीजिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन निम्न होता है जब, यहां पर आप देख सकते हैं ये कितने सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं यहीं से। सो पौधों में वाष्पोत्सर्जन निम्न होता है जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 म्लानी के समय मृदा में पाई जाने वाली जल की प्रतिशत मात्रा को कहते हैं? म्लानी गुणांक, मृदा पीएच, मृदा जल धारिता, जल धारण क्षमता। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे आपको सेशन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं कि नहीं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन के लेवल बहुत बेहतरीन है। तो म्लानी के समय मृदा में पाए जाने वाली जल की प्रतिशत मात्रा को म्लानी गुणांक कहते हैं। सिंपल सी आंसर है इसका, म्लानी गुणांक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। पौधों में म्लानी होती है, जाइलम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, फ्लोएम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जाइलम तथा फ्लोएम दोनों ही अवरुद्ध हो जाते हैं, थोड़ी सी जड़ें हटा दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, पौधों में म्लानी होती है। चलिए तो यहां पे आंसर हो जाएगा जाइलम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। जल विभव की गणना की जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिएगा। चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। जल विभव की गणना की जाती है, किस प्रकार, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन होगा यहां पर ऑप्शन सी। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो यहां पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है और यहां से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है, ठीक है। सो यहां से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है और टॉपिक आपका रहने वाला है यहां पर पौधों में खनिज पोषण, ठीक है। पौधों में खनिज पोषण वाला टॉपिक आज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हरे पौधे में मैग्नीज का सर्वोपयुक्त कार्य है। ऑप्शंस है जल का प्रकाश अपघटन, केल्विन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जल का अवशोषण। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीबीएसई एआईपीएमटी में भी आपका आया हुआ है। देखिए आप कंटिन्यू देख सकते हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। हरे पौधे में मैग्नीज का सर्वोपयुक्त कार्य है जल का प्रकाश अपघटन। सो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। जल का प्रकाश अपघटन, मैग्नीज का सर्वोपयुक्त कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। फूलगोभी में ब्राउन हर्ट बीमारी किसकी कमी से होती है? ब्राउन हर्ट बीमारी, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है पोटेशियम की कमी से, बोरॉन की कमी से, मॉलिब्डेनम की कमी से या लौह की कमी से। फूलगोभी में ब्राउन हर्ट बीमारी किसकी कमी से होती है? सो आंसर हो जाएगा बोरॉन की कमी से। ब्राउन हर्ट बीमारी होती है बोरॉन की कमी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का मुख्य तत्व होता है। ऑप्शंस है लौह, कैल्शियम, कॉपर, जिंक। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का मुख्य तत्व। सो यहां पे आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शंस है सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। आप सभी घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़िए और यहाँ पर आकर के आप टेस्ट कीजिए कि आपका जो पढ़ाई है वो कितना % आप गेन कर पा रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से आप एमसीक्यू सॉल्व कर कीजिए।
इनमें से कौन सा एक परितंत्र में गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र। ठीक है, जो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी के कारण प्ररोह के शिशु की मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन है मैग्नीशियम एवं मैग्नीज आयन, कैल्शियम एवं क्लोरीन आयन, सॉरी कैल्शियम नहीं, वो पोटेशियम एवं क्लोरीन आयन, मैग्नीज एवं क्लोरीन आयन, कैल्शियम एवं बोरॉन आयन। किसकी कमी से प्ररोह के शीर्ष की मृत्यु हो जाती है? क्लास को शेयर कीजिएगा। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस यहां पे कराए जा रहे हैं। सो द राइट आंसर इज कैल्शियम एवं बोरान आयन के कमी के कारण प्ररोह के शिशु की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैल्शियम एवं बोरान आयन की कमी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लौह। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? और प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है पौधों में। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या था? ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है हमारा पौधों में खनिज पोषण। सो किसी पौधों में प्रोटीन तत्व के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकासी के लिए आवश्यक है? तांबा, लौह, मैग्नीज या जस्ता। देखते हैं यहां पे आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की निकासी के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीज। मैग्नीज हो जाएगा आवश्यक तत्व जो ऑक्सीजन की निकासी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा तत्व मूल रोम बनने के लिए आवश्यक है? कैल्शियम, जिंक, कॉपर, सोडियम। मूल रोम बनने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कौन सा खनिज तत्व है? कैल्शियम। नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम जो है वो मूल रोम बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा। उपापचय की ऊर्जा आयनों के अवशोषण में प्रयोग होती है। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? आयनों का अवशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में बढ़ जाता है, आयनों का अवशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में कम हो जाता है, आयनों का अवशोषण एएमपी की उपस्थिति में बढ़ जाता है, आयनों का अवशोषण एनएडीपी की उपस्थिति में बढ़ जाता है। चलिए आंसर कीजिए। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। उपापचय की ऊर्जा आयनों के अवशोषण में प्रयोग होती है, यह दर्शाता है कि आयनों के अवशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में बढ़ जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया है। सो यहाँ पर एक चीज मुझे डिस्कस करना था, अगर हम आपको अल्टरनेट एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश क्लास प्रोवाइड करें, सो आप लोगों को कैसा लगेगा? आपका कमेंट क्या रहेगा मुझे बताएंगे। सो ऐसा अगर आपको को जमेगा तो हम ट्राई करेंगे, अल्टरनेट हिंदी इंग्लिश हम करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में। धन्यवाद फ्रेंड्स, क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।